आईपीएस भी एक अच्छी सर्विस है, वो भी मैं अगर मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड इन इंडियन पुलिस सर्विस, बट माय फर्स्ट चॉइस वाज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एज एन आईएएस ऑफिसर यू गेट टू वर्क इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। एक जो हमारी विजन है नागपुर के लिए कि एक नागपुर को हमें एक ग्लोबल और एक अफोर्डेबल सिटी, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिश करना है, जो इस रीजन का सेंट्रल इंडिया और इंडिया के लिए एक ग्रोथ हब करके काम करे। Hello and welcome to the Hitwar People's Mic. Today we have Administrator and Municipal Commissioner of Nagpur Municipal Corporation, Dr. Abhijit Chaudhary. Dr. Abhijit Chaudhary, welcome to the Hitwar People's Mic. Thank you. Sir, being a Municipal Commissioner of Nagpur Municipal Corporation, आपको क्या लगता है नागपुर के बारे में? आपकी क्या दृष्टि रही है नागपुर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। हितवादा का जो पीपल्स माइक नया शुरू हुआ है उपक्रम, वहाँ पे मैं आज आया हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपने जो जैसे बताया कि आई एम करंटली होल्डिंग द पोस्ट ऑफ म्यूनसिपल कमिश्नर इन एनएमसी, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, and administrator, as there is no people's representative, there is no general body, so I am also holding the charge of administrator. Yes. तो जैसे आपका एक ये था कि नागपुर के बारे में आपका क्या ये है, एक जो हमारी विजन है नागपुर के लिए कि एक नागपुर को हमें एक ग्लोबल और एक अफोर्डेबल सिटी, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिश करना है, जो इस रीजन का सेंट्रल इंडिया और इंडिया के लिए एक ग्रोथ हब करके काम करे। सो इसमें कई सारे चीज़ें आती हैं कि एक अपने सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो वर्ल्ड क्लास हो, ग्लोबल लेवल का हो, सिटीजन्स को अलग अलग सर्विसेज जो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी हैसल्स वो सर्विसेज मिले, उसके लिए लोगों को एनएमसी के ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े, ऑनलाइन जितना भी पॉसिबल हो सके उतना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो सर्विसेज विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल्स सिटीजन्स को मिल पाए। और उसी के साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सिटीजन्स को देनी है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने गार्डन्स अच्छे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, एयर क्वालिटी अच्छी हो, ये जो सभी चीज़ें हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारे नागपुर के सिटीजन्स को देना ये दैट इज द आवर विजन बेसिकली। बहुत ही बढ़िया विजन है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि डॉक्टर अभिजीत चौधरी जो है वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, जो आईएएस बने हैं, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, उसका कैसे ये डॉक्टर चौधरी आईएएस बन गए, इस बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मैं आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली। मेरे पेरेंट्स जो है मदर एंड फादर बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड दे आर स्टिल वर्किंग। और मेरे कहाँ पे काम करते हैं? वो मैं भुसावल से हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो मेरे फैमिली का वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और मेरे माता पिता वहीं पे भी काम करते हैं। इवन माई एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो डॉक्टर, इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ज्वाइन करने के लिए आपको अपीयर करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना आवश्यक होता है। तो हमारे फैमिली में एक जो मेडिकल बैकग्राउंड था उसके वजह से एमबीबीएस एक नेचुरल चॉइस जो थी वो मेरे लिए ग्रेजुएशन की हुई थी। तो मैंने केईएम से जो है मुंबई में है हमारा ये बीएमसी का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एमबीबीएस किया है। और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना ये हमेशा इट वाज एट द बैक ऑफ माइंड कि भाई सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं आप एमबीबीएस। बट ड्यूरिंग इंटर्नशिप फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए ही पढ़ाई करेंगे आगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है वो उसके लिए फिर हमने ये नहीं किया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज and in first attempt I got into IPS, Indian Police Service. Achha. And in my second attempt I was chosen for IAS. Okay, very nice. सर लेकिन एक मैंने देखा है, जितने भी लोगों से बात की है, एक ऐसा कोई पॉइंट रहता है वहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे IAS बनना है या फिर मुझे IPS बनना है, जो भी आपको सिविल सर्विस, वो कौन सा पॉइंट था? ट्रिगरिंग पॉइंट अगर बोला जाए तो मेरे चाइल्डहुड में मुझे एक है कि जो एलोकेशन की कंपटीशन होती है उसमें व्हाट डू यू वांट टू बी, एक ऐसे उस पे एक ये करना, स्पीच देना था। तब
मैंने आई वांट टू बी अ डॉक्टर करके एक स्पीच दिया था। तो हमारे क्लास टीचर बोले थे कि डॉक्टर क्या बनते हो आप, कलेक्टर बनो। क्या बात है? तो वो एक था कि दैट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट कि ये वो ध्यान में रह गया कि ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और उसके बाद फिर टीचर का नाम क्या है? मिस्टर जावड़े, डॉक्टर। अच्छा, मिस्टर जावड़े। ओके। तो फिर वो तो जस्ट ऐसे ये हो गया कि वो रजिस्टर हो गया माइंड में। लेकिन जब यानी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या करियर ऑप्शंस उसमें, यानी क्या ऑप्शंस है सिविल सर्विस में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल सकता है, वैरायटी ऑफ एक्सपोजर मिलता है, एक सोशल रिकॉग्निशन, एक बेसिक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड प्लेटफॉर्म टू सर्व सोसाइटी। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें होने के कारण आई चोज सिविल सर्विसेज एज करियर ऑप्शन। वेरी नाइस। और आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? उनको लगा my parents always supported my choice. Even my elder brother, he also supported me a lot. Very nice, very nice. लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका सबसे पहले आईपीएस में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आईपीएस आप नहीं, आपका परफेक्ट था, यानी आपने करके रखा था कंफर्म कि मुझे आईएएस ही बनना है, ऐसा था कि आईपीएस नहीं बनना था? नहीं, ऐसा नहीं था। आईपीएस भी एक अच्छी सर्विस है, वो भी मैं, अगर मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड इन इंडियन पुलिस सर्विस, बट माय फर्स्ट चॉइस वाज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इसका कारण था कि एज एन आईएएस ऑफिसर यू गेट टू वर्क इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। जो एक प्लेटफॉर्म मिलता है या फिर जो एक्सपोजर मिलता है वो काफी वाइड होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा आईएएस का फर्स्ट प्रेफरेंस था। बट अदरवाइज आई लव, यानी आईपीएस इज आल्सो वेरी गुड सर्विस। आप काफी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे। आप आईएएस बने, उसके बाद आपके मन में क्या था, फर्स्ट क्या था कि मुझे ये अचीव करना है? ऐसा कुछ आपने कुछ सोच के रखा है कुछ कि मुझे कुछ लोगों का रहता है कि मुझे करप्शन खत्म करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, ऐसा कुछ आपके मन में है? एक सोसाइटी के लिए जितना पॉसिबल है उतना अपने, देखिए आप व्हेन यू आर एन ऑफिसर तो आप एक पूरे सिस्टम में काम करते हैं, तो जितना पॉसिबल है उतने पॉजिटिव चेंजेस हम सिस्टम में ला सके, उसके लिए कोशिश करने का एक ये है। और ये आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हो तो हर एक इसमें आप whenever you are going to that particular department, when you are leaving that department it should be in a better position. तो ये एक मैं हमेशा हमारी सर्विस के वक्त में ये रखता हूँ कि आप कोई पोस्ट अगर ज्वाइन कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आप उसको छोड़ रहे हो, यानी आप इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब। एग्जैक्टली। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन अ बेटर पोजीशन। हमने कुछ अच्छे लोगों के लिए लोकाभिमुख काम किए होने चाहिए तब। एग्जैक्टली। तो ये एक मेरा यूजुअल ये रहता है, जनरल यार्डस्टिक जो है। बहुत ही बढ़िया। जैसे नागपुर से अपने चीफ मिनिस्टर भी नागपुर के हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी नागपुर से है, तो इनका आपको कितना सपोर्ट मिलता है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत सपोर्ट मिलता है। नागपुर सिटी का जो यानी सिटी इज वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे यहाँ जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स है, सीएम सर यहाँ से है, गडकरी सर यहाँ से है, तो उसके वजह से फंड्स का फ्लो भी काफ़ी अच्छा होता है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो आप कर सकते हैं। और इवन काम करते वक्त कोई अगर आपको अड़चन आ रही है तो सरकार दोनों सीनियर लीडर्स का गाइडेंस भी मिलता है। यस यस सर। एक जैसे अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई वहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, कुछ नहीं, 2.5 साल से आप एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जैसे टैक्स पेयर का जो मनी होता है, जो आपके पास हजारों करोड़ का आपका बजट होता है, तो बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर एंड बॉस ऑफ द नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप कैसे सोचते हैं कि ये जो है टैक्स पेयर का मनी है, हमको इसको प्रॉपरली यूज करना है, कहीं पे ये इसका अलग तरीके से कुछ व्यवहार ना हो, या फिर करप्शन, मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इम्पोर्टेंट है करप्शन, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप कैसे वॉच रखते हैं, कैसे काम करते हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी जो पब्लिक मनी के एक्सपेंडिचर के बारे में आपने ये कहा, तो एक तो हमारा प्रॉपर बजट मेकिंग प्रोसेस होता है। यस यस। तो उसके अनुसार जो सिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम अलग अलग हेड्स वगैरह में फंड्स रखते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सब जनरल पब्लिक की तरफ से हमें जो फीडबैक आते हैं, निवेदन आते हैं, लोगों की कंप्लेंट्स आती है, तो वो सब ध्यान में रख के हम हमारी बजट प्रिपरेशन की प्रक्रिया करते हैं। अकॉर्डिंगली वी अलॉट द मनी फॉर डिफरेंट वर्क्स। लेकिन आपके आने के बाद आपने कुछ ऐसा कुछ नया किया क्या इसमें कि
मुझे ये थोड़ा सा ये सब चीजों को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, ऐसा कुछ आपने कुछ नया ऐसा नहीं, कुछ कई किया? सारी चीजें अभी हमने ये 2-2.5 साल में कर पाए हैं। एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथनिंग करना ये बहुत जरूरी था। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कई सालों से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं हुई थी, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने कंप्लीट की। ऑलमोस्ट 500 के आसपास हमारे ये है लोगों की रिक्रूटमेंट की गई। फिर जो हमारी कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, एक तो उनको हम अभी यानी एक तो उसको स्टार्टिंग यानी की है, जैसे IITMS जैसे एक प्रोजेक्ट जो हमारा अप्रूव हुआ था, वो अभी हमने शुरू किया है, इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे सीवरेज का अमृत 2 में ये है साउथ नागपुर का, वो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है, वो पूरा टेंडर प्रोसेस करके कंप्लीट किया। जायका का जो प्रोजेक्ट है उसके भी टेंडर प्रोसेस इनिशिएट हुए हैं। रोड्स के कई सारे प्रोजेक्ट जो है हमने एग्जीक्यूट किए हैं। स्कूल्स की क्वालिटी यानी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो, उसके लिए मिशन नव चेतना शुरू किया वो है। तो काफी देख भी रहे हैं स्कूल के बारे में, अच्छा है उसका रिस्पांस कैसा है सर उसको? बहुत अच्छा। जो हमने कुछ हमारी खुद की स्कूल्स जो हम चलाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी हमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अदरवाइज स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस हो बच्चों का। और कुछ हमने स्कूल्स विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट CBSE इंग्लिश मीडियम का स्कूल एजुकेशन दिया जाता है, आकांक्षा स्कूल्स का। तो वो भी 6 स्कूल्स, अभी 7 स्कूल्स हमारे चल रहे हैं। अगले साल और एक ये होगा, और हमने अभी और एडिशनल टेंडर किया हुआ है, तो उसमें और 6 स्कूल्स ओपन होंगे, तो उसका भी नंबर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो गार्डन है, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस करती है कॉर्पोरेशन, तो HWCs जो होती है हमारी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, वो हमने बढ़ाई है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली जो हम कर पाए 2-2.5 साल में। सर एक जैसा मुद्दा होता है कि एक कॉमन सिटीजन होता है जो रोड से चलता है, और जब उसको पता चलता है कि यहाँ का रोड जो है प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे पॉट होल्स है हर जगह जगह पे, तो NMC को वो कोसते रहता है कि नागपुर म्युनिसिपल, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि PWD का रोड है, NIT का है, किसका है, तो ये लोगों को, कॉमन मैन को नहीं पता होता है। तो इसको हम किस तरीके से, अगर NMC के अगर रोड है तो वो लोगों को पता होना चाहिए कि NMC का रोड है। नहीं, देखिए लोगों को ये पता होना यानी कई बार पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट इज अ वन एंटिटी बेसिकली। वो उनको ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं देखते हैं। ये हमें इंटरनल ही इसके बारे में ये करना पड़ेगा। एक हमने लेकिन मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, वो इसलिए होता है कि जो कुछ विजिलेंट सिटीजन होते हैं या जो चाहते हैं कि अगर कोई रोड प्रॉपरली नहीं बना हुआ है या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कंप्लेंट किसको करेगा, उसको पता नहीं होता है कि किसके पास जाए। ये बेसिकली इसीलिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल जो है हमारे वेबसाइट पे भी है, और एप्लीकेशन के थ्रू भी हमने ये किया है। उसमें हमें काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स मिलती है। वो एक हमने सिस्टम रखा हुआ है कि जहाँ पे जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, अगर NMC से रिलेटेड है तो हम कंसर्न ऑफिसर को उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक SLA पीरियड सभी को दिया हुआ है कि इस पीरियड में उसको क्लोज करना है, अदरवाइज उसका ऑटो एस्केलेशन होता है। और उसकी मॉनिटरिंग होती है अगर ऑटो एस्केलेशन, ये कोई क्लोजर प्रॉपरली नहीं हुआ है, क्योंकि वी कलेक्ट फीडबैक आल्सो फ्रॉम कंप्लेनेंट। तो अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है या फिर क्लोज ही नहीं किया गया है, तो ऐसी मॉनिटरिंग में हमें अगर कुछ चीज़ें नज़र आती है, तो फिर भी कंसर्न ऑफिसर्स को हम उसका ये पूछते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। कई अभी ऑफिसर्स पे कार्रवाई भी उसके बारे में हमारे तरफ से हो रही है। तो एक यानी जिसमें जिन ऑफिसर्स ने इसमें काम नहीं किया प्रॉपरली, ऐसे कुछ ऑफिसर्स आप जाने, वो क्योंकि देखिए कोई सिस्टम है तो आपको उसको मॉनिटर तो कंटिन्यूस करते रहना पड़ता है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहाँ पे वी हैव टू समटाइम्स बी वेरी हार्श। ऐसी कितनी कंप्लेंट्स आती है सर एवरी मंथ NMC? देखिए ऐसे तो बहुत कंप्लेंट्स आती है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है। जैसे कि यहाँ से गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी ऐसी भी कंप्लेंट आती है। ये ब्रांच कटिंग नहीं हुई है, ये भी कंप्लेंट आती है। रोड का आपने जैसे बताया मैनहोल या चेम्बर टूट गया है, रोड का खड्डा है, ऐसे कई सारी चीजें जो है जो डेली करनी पड़ती है, उसकी कंप्लेंट्स आती है। एक आंकड़ा बता दीजिए अभी थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स सिंस द लॉन्च ऑफ,
Not every day. Every day तो we receive around 70-80 complaints. 70 to 80 हाँ. complaints. Okay. But जब से हमने लॉन्च किया हुआ है हमारा पोर्टल, तब से ऐसे thousands of complaints we have received and we have addressed most of them. Okay. And इसमें हमने एक ये रखा था कि we take the feedback from citizen complainant की एक कॉल सेंटर उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया है. उनसे फीडबैक लेते हैं और अगर 2 स्टार दे हैव टू रेट दैट इन टर्म्स ऑफ स्टार्स कि कितने आप स्टार देते हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट. इफ द स्टार्स उनका कहना है कि 2 स्टार तक उनका अगर रिस्पांस है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लोजर, देन वी अगेन रीओपन द कंप्लेंट. ओके. सो दिस सिस्टम इज इन प्लेस. उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. So using this, हाँ, sometimes citizens complain कि भाई उसका रिस्पांस ठीक से नहीं आ रहा है या फिर कंप्लेंट क्लोज कर दी है लेकिन फील्ड पे काम नहीं हुआ है. तो ये सब चीजें हैं और हम धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि ऐसी कंप्लेंट आई तो हमें कंसर्न ऑफिसर्स को या फिर कर्मचारी को कई बार पूछना पड़ता है कि ये क्यों नहीं हुआ है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करनी पड़ती है. तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे हमारी यंत्रणा भी जो है, हमारी पूरी मशीनरी इसको ट्यून होती जाएगी, वैसे और भी हमारा जो इसका कंप्लायंस है, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स है, वो और बेहतर होता जाएगा. सर, अभी जैसे कॉर्पोरेटर्स नहीं है अभी एनएमसी में, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट, आपको जो फीडबैक, क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो फीडबैक एनएमसी के जो ऑफिसर्स को आता था, सीनियर ऑफिसर्स को मोस्टली, तो वो क्या आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कॉर्पोरेटर अगर रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा इसका फायदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन में. कॉर्पोरेटर के होते हुए बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि जिसके थ्रू ज्यादा तरीके से फीडबैक आता है. लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो माजी कॉर्पोरेटर्स है, नेक्स्ट कॉर्पोरेटर्स जो है, उनका कंटिन्यूस हमें फीडबैक आता है. आमदार महोदय जो है वो भी सभी लोग भेजते हैं आजकल तो व्हाट्सएप पे, और ऐसे आप इमीडिएटली फोटोग्राफ्स के साथ सब भेजने, और सभी ने शुरू भी कर दिया, यानी ऐसे ये है. तो फीडबैक तो आता है, बट आई वुड से कि जब बॉडी होती है तो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आता है. एंड व्हेनेवर वी रिसीव सच फीडबैक या फिर कंप्लेंट्स, तो वी ट्राई टू एड्रेस देम. सर, एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा नागपुर में है. आपकी अपनी इतनी सारी बसेस है, नई नई बसेस आ रही है, और हमारे यहाँ मेट्रो भी चल रहा है. लेकिन हमारे यहाँ पे एक नागपुर का मुझे जो दिखता है, एक लास्ट मैन कनेक्टिविटी जो है, जो आपकी बस एक पॉइंट पर जाएगी, वो आपको कामठी से नागपुर आने के लिए 25 रुपये लगेंगे बस में अगर आप आते हो. लेकिन मैं यहाँ से बस 2 किलोमीटर अगर जाता हूँ तो मुझे 100 रुपये ऑटो वाले को देने पड़ते हैं. ये कॉमन मैन का प्रॉब्लम है. तो ये हर जगह पे है, यानी जिस तरीके से, इसलिए एक हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो नागपुर के जो सिटीजन्स है वो मोटरसाइकिल यूज करते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, भर भर के जा रही है बसेस. लेकिन जितना उसको रिस्पॉन्स चाहिए, फिर लोगों को लगे कि मुझे अगर जाना है तो मैं बस यूज कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा, या फिर मुझे फिर से ऑटो नहीं लेना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी. तो इसको आप कैसे थोड़ा सा इसमें बदलाव आप कुछ देख रहे हैं, कैसा कर सकते हैं, इसको कैसे सुधार सकते हैं? नहीं, एक तो बसेस के बारे में हमारा भी फ्लीट जो है एक्सपेंशन फेज में है. जो हमारी पुरानी डीजल की बसेस है वो अभी काफ़ी सारी निर्लिखित हो गई है, और उसका रिप्लेसमेंट जो है ई बसेस के थ्रू हो रहा है. स्टेट गवर्नमेंट जो है, इवन सीएम सर का विजन है कि मैक्सिमम ई बसेस यहाँ पे आने चाहिए, पर्यावरण पूरक होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन. वो है. तो अभी हमारा 450 के आसपास हमारे बसेस चल रहे हैं, और आगे जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें अराउंड 650 to 700, and most of them, almost 90% would be e-buses. Yes. वो है. प्लस फ्लैश चार्जिंग बेस्ड आर्टिकुलेटेड बसेस सिस्टम जो है रिंग रोड पे, अराउंड 900 बसेस का आपका फ्लीट हो जाएगा. हाँ, यानी ये होने के बाद 700 से 800 तक हमारा जो है बसेस का फ्लीट होगा. प्लस आर्टिकुलेटेड बसेस का भी सिस्टम जो है रिंग रोड पे, इनर रिंग रोड पे, वो ये अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो हमारी जरूरत के हिसाब से अब नंबर ऑफ बसेस तो बढ़ती जा रही है. इसमें शेड्यूलिंग जो है लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शेड्यूलिंग करते हैं. यानी जैसे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है तो स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स का आता है, लोगों का आता है, जो फीडबैक आता है उसके अनुसार हम स्केड्यूल्स जो है सिटी के बदलते रहते हैं. हमने अभी एक चलो ऐप जो है, बेसिकली दे आर हमारा आईबीटीएमएस प्रोवाइडर ने जो बसेस की जो आईटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है. तो उनके एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने के लिए बसेस कौन सी अवेलेबल है, उसका शेड्यूल क्या है, ये सब दिखता है. तो अगर इसके बारे में अगर कोई अवेयर होगा सिटीजन, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं. प्लस हमारे यहाँ पे अभी कुछ बस स्टॉप्स पे हमने कौन से बस नंबर आने वाली है, कितने टाइम में आने वाली है, वो भी ये किया है.
हमारे ऐप पे एक जर्नी, बेसिकली नाउ वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द मेट्रो सर्विसेज एंड बस सर्विस। ओके। तो उसके लिए ये था कि एक ही एप्लीकेशन से दोनों की, अगर मैं एक कोई पैसेंजर हूँ तो मुझे एक ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है, तो मैं जर्नी प्लानर वहाँ पे रहेगा। जर्नी प्लानर में वो डाल के उसको आएगा कि फ्रॉम ए टू से इन बिटवीन देयर इज वन पॉइंट विच टिल दैट पॉइंट यू कैन गो थ्रू मेट्रो एंड उसके बाद फिर आपको बस लेनी है। ओके। तो ऐसे प्रॉपरली जर्नी प्लान करके और उसी पे टिकटिंग होगी, पूरा डेटा सिंक हो जाएगा। यस, तो ये प्रोसेस चल रही है। बट आप जैसे बता रहे हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो जरूर एक ये ना, यानी उस पे हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसमें मेट्रो को भी अपनी कुछ फीडर बसेस देनी पड़ेगी, एनएमसी को भी हमारी जो शेड्यूल चल रहे हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड विल हैव टू इन्वॉल्व द, जो आपकी आप बता रहे थे रिक्शा है या ये, तो उनको भी इस प्रोसेस में लाके हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी यूटिलिटी भी है डेफिनेटली। यस, क्योंकि नॉट ओनली एनएमसी बट आप नागपुर पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके यहाँ की जो ऑटो रिक्शाज है या फिर बाकी टैक्सीज है वो ना तो मीटर से चलते हैं ना कुछ, जैसे चलना है वैसे चलते हैं। इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो एक व्यक्ति नागपुर में आता है वो सबसे पहले देखता है कि नागपुर में इतने फेयर क्यों ज़्यादा है। तो जब वो इशू एक्चुअली नागपुर मनपा के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वो ज्यादा, यानी उसको पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ को उसके बारे में देखना पड़ेगा जरूर। बट वो है सिटीजन यानी पैसेंजर फ्रेंडली फेयर सिस्टम होना चाहिए। सर, नाग रिवर जो है नागपुर का, ये हम देख रहे हैं सालों से कि एनएमसी में कई बार इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि नाग रिवर क्लीन क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे हमने एसटीपीज भी वहाँ पे लगाए हैं। तो इसके लिए आपका क्या विजन है? आपको इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, नाग रिवर को क्लीन कैसे करेंगे? अभी एक्चुअली अपनी सिटी में जो है ड्रेनेज के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया गया है। बेसिकली अपनी सिटी में देयर आर 3 ड्रेनेज जोन्स, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ जो है। उसमें नाग रिवर जो है पर्टिकुलरली नॉर्थ और सेंट्रल जोन को ड्रेन करती है, और उसके पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए एक जायका फंडेड प्रोग्राम जो है वो इट हैज बीन जापान की कंपनी, यस, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनएमसी, तीनों एजेंसीज का इसमें ये रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके टेंडर्स अभी निकालने शुरू हो गए। बेसिकली 5 पैकेजेस में काम होने वाला है। तो उसमें नॉर्थ और सेंट्रल जोन का ड्रेनेज नेटवर्क, some additional STP capacities, इंटरसेप्टर जो अपनी पीली रिवर है और नाग रिवर है उसके अलॉन्ग इंटरसेप्टर्स आएंगे ताकि रिवर में कोई सीवेज नहीं आ पाए। ऐसे काम जो है इसमें इंक्लूडेड है। इसके पैकेज 5 का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। पैकेज 4 जो है अभी हमारा टेंडर फ्लोट पब्लिश हो चुका है। तो आगे 4-5 साल के पीरियड में ये सब काम, ये दीज आर वेरी डिफिकल्ट वर्क्स, क्योंकि कई ये सब सभी इंटरसेप्टर्स है, ड्रेनेज लाइन्स है, ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया से कई बार हमें लेके जानी है। तो इसमें एग्जीक्यूशन करते वक्त भी कई हमें टाइम थोड़ा लगने वाला है। तो उसके बाद नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन के जो ड्रेनेज का इशू है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्लियर हो रहा है। एंड साउथ जोन जो है हमारा पोहरा नदी का जो ड्रेनेज एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी अमृत 2 का हमारा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। उसके काम भी अभी ऑनगोइंग है, ड्रेनेज लाइन्स है, STPs है वो। तो once all these projects, JICA it is expected कि it will get completed within next 4 to 5 years, and पोहरा का प्रोजेक्ट तो हमारा अभी अगले 1-1.5-2 साल में पूरा हो जाएगा। ये होने के बाद जो तीनों अपने मेजर रिवर से सिटी के थ्रू जो जाती है, पीली रिवर, नाग रिवर और पोहरा रिवर, सभी के पोल्यूशन का इश्यू है, ये लार्ज एक्सटेंट तक हम उसको क्लियर कर पाएंगे विदिन नेक्स्ट 6 years। हाँ, यानी नाग रिवर का जो है नेक्स्ट 4 to 5 years, एंड पोहरा रिवर इट विल टेक मैक्सिमम 2 years। ओके। इस पे शायद हाई कोर्ट में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक पेंडिंग है, जिसमें धंतुली का एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे जो जितने भी चेम्बर्स है, ड्रेनेज के जो चेम्बर्स है वो सारे चोक हो जाते हैं। नहीं, वो तो बेसिकली कई बार जो चोकेज के प्रॉब्लम्स बेसिकली सिटी के कुछ कई एरिया से में आते हैं, क्योंकि क्या है कि ड्रेनेज नेटवर्क जो है हमारा वो काफी 30-40 years पुराना नेटवर्क है। और तब मुझे लगता है उससे भी पुराना, अंग्रेजों के जमाने में हाँ, शायद उससे भी पुराना हो सकता है कुछ एरियाज में।
और टेनेमेंट डेंसिटी तब जो थी उससे कई गुना ज्यादा अभी टेनेमेंट डेंसिटी आ गई है, तो उसके वजह से कई जगहों पे हमें चोकेज के इश्यूज आते हैं। वहाँ पे भी हमने अभी मैकेनाइज्ड ये है रिसाइकलर्स की संख्या हमें बहुत बढ़ाई है, और फ्यू मोर रिसाइकलर्स आर जॉइनिंग द ये फ्लीट। तो यानी पहले जो प्रॉब्लम हुआ करता था कि हमें चोकेज निकालने के लिए दिक्कत आ रही है, व्हीकल्स नहीं है, गाड़ियां नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हमने काफी हद तक अभी रिजॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार का जायका प्रोजेक्ट भी अभी जो है, विच इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, पोहरा रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट एंड नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट, वो अपना अभी नेक्स्ट 4 to 5 years में विल बी एबल टू फिनिश कम्प्लीटली। सर, सीमेंट रोड का एक इशू है कि सीमेंट रोड जो हमने बनाए हैं उसके बाद जो है कुछ लोकेलिटीज है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, क्योंकि लोग बार बार ये कंप्लेंट करते हैं कि सीमेंट रोड की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, जो पहले टार रोड जब था उससे काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण हमारे घर में पानी आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, सीमेंट रोड का बेसिकली अपने यहाँ पे क्या है कि वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए हम सीमेंट रोड्स बनाते हैं। उसमें कई बार ऐसा है कि लोगों का कहना होता है कि पुराने जो घर है पर्टिकुलरली उसकी प्लिंथ लेवल से ऊपर हमारा रोड की हाइट जा रही है, और हमारे फिर बारिश का जो पानी आता है घरों में वो ड्रेन नहीं होता है। तो हम अभी जो 2-3 चीज़ों पे हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक तो हमारा जो सीमेंट रोड हो रहे हैं मेजर, वहाँ पे हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सिस्टम भी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वी आर मेकिंग श्योर कि भाई हर एक घर का पानी जो है प्रॉपरली चेम्बर वहाँ पे बना के उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जो उसको कनेक्ट किया जाए। तो ये पूरी सिटी में होगा, जैसे जहाँ पे अपने सीमेंट रोड्स बना रहे हैं, मैक्सिमम जगहों पे हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये भी होता है सीमेंट रोड का कई बार कि भाई पानी रन ऑफ बढ़ जाता है, पानी जमीन में ही नहीं जाता है, उस परकोलेशन नहीं होता है, तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी जो है हमारा फेज 4 के जो सीमेंट रोड्स बन रहे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है हमने रोड साइड में बनाए हुए हैं कि जो ऐसे पानी है स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जो बह के जाने वाला है वो वहाँ पे जाए रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में, और वो पूरा आगे जमीन के अंदर उसको। किस एरिया में बना है ये फेज 4 के जो हमारे अलग अलग एरियाज में रोड चल रहे हैं, वहाँ पे रोड साइड जो हमारे ये है वहाँ पे हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। एक थोड़ा डिस्कशन बहुत चलता है जो कॉमन लोग जो भी सिटीजन है उनके मन में रहता है कि सीमेंट रोड क्यों बना रहे हैं। वो लोग चाहते हैं, इसके बारे में कंप्लेंट्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीमेंट रोड से टायर जल्दी खराब होता है, सीमेंट रोड से हीट बहुत ज्यादा होती है, शहर का जो तापमान काफी बढ़ जाता है, तो टार रोड क्यों नहीं बना रहे? नहीं, सीमेंट रोड के बारे में जो ये है बेसिकली जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे कोई साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है अभी, बट बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ये है कि सीमेंट रोड के फायदे ये होते हैं कि जो सरफेस जो एक बार वंस वी मेक सीमेंट रोड्स तो आगे 20-30 years अगर हमने अच्छी क्वालिटी के सीमेंट रोड बनाए हैं तो वहाँ पे कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार टार रोड के बारे में ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर हमने प्रॉपर वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, डामर रोड पे पानी नहीं रुकना चाहिए, अगर वो रुका तो फिर सरफेस खराब होता है, तो उसको बार बार हमें करना पड़ता है। तो ये इनफैक्ट इट इज मोर कॉस्टली यानी कि आप सीमेंट रोड बनाना, लेकिन वो आपके आगे 20-30 साल की जो ये है अड़चन है उसको सॉल्व करता है। और फिर भी इंटरनल रोड्स जो है अभी कई सारे जो हमारे इसके है बीटी रोड्स है, वहाँ पे भी सरफेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी हमने हमारा एचएमपी प्लांट जो ऑलमोस्ट 40-50 years ओल्ड था उसको पूरा रिप्लेस किया हुआ है। अच्छा। एंड अभी हॉट मिक्स प्लांट एंड अभी हम ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर स्ट्रेच जो है सिटी के वो हमारे हॉट मिक्स प्लांट के थ्रू पूरा असफल्टिंग कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ पैच वर्क करते थे, नाउ वी हैव सिलेक्टेड फ्यू प्रायोरिटी रोड्स की जहाँ पे रिपेयर्स की जरूरत है, वहाँ पे पूरा रिसर्फेसिंग जो है वो हॉट मिक्स प्लांट के थ्रू हम अभी करने वाले हैं। तो दोनों साइड पे हम काम कर रहे हैं कि जहाँ पे सरफेस खराब है और वी वांट टू कंटिन्यू विद द बीटी सरफेस, वहाँ पे हमारे एचएमपी के थ्रू कुछ प्राइवेट टेंडर्स के थ्रू हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जहाँ पे पॉसिबल है कि जहाँ पे हम वी हैव फंड्स आल्सो वहाँ पे हम सीमेंट रोड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आगे अगर अच्छे से हमने सीमेंट रोड एग्जीक्यूट किया तो आगे 20-30 साल में हमें कोई फिर सरफेस क्वालिटी के बारे में इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन जो सीमेंट रोड जो बनते हैं वहाँ पे जो बहुत सारी क्रैक्स आती है, जो नए सीमेंट रोड बनते हैं तो बहुत सारी जगह पे हमने देखा है, जैसे आप वीआईपी रोड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी क्रैक्स आई है। आप वर्धा रोड जाएंगे तो जैसे
मेट्रो स्टेशन है प्राइड के सामने, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्रैक्स आई है। तो ये प्रॉब्लम क्या है सीमेंट रोड्स में? नहीं, क्रैक्स कई जगहों पे जो आती है, कई बार वो वर्कमैनशिप का भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे वो काम चल रहा है। सीमेंट रोड भी अच्छी क्वालिटी का तैयार करना, उसके लिए इट्स एन आर्ट बेसिकली। वहाँ पे जो टीम है वो पूरी उसकी प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो कुछ जगहों पे अगर कुछ इश्यूज आते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन के वक्त वहाँ की वर्कर्स जो है वो वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है बेसिकली। उसके वजह से रोड खराब है, सीमेंट रोड खराब है ये बोलना गलत है, क्योंकि सिटी के अंदर ही देयर आर सो मेनी सीमेंट रोड्स की जहाँ पे राइडिंग क्वालिटी इज क्वाइट गुड, यानी ऐसे कोई क्रैक का भी प्रॉब्लम नहीं है, राइडिंग क्वालिटी इज आल्सो वेरी गुड। तो जो आप इक्का दुक्का यानी जो केसेस आपने बताए हैं वो वहाँ के लोकल एग्जीक्यूशन के वक्त हुई कुछ गलतियों की शायद हो सकता है। तो ऐसा जब होता है तो एनएमसी कुछ उसमें एक्शन करती है क्या? नहीं, अगर हमारे रोड्स पे होता है, जैसे आपने जो 2-3 रोड्स बताए वो उसमें से 1-2 रोड्स तो एनएमसी के भी नहीं है, एनएचआई के। हाँ, तो ऐसे मैं अगर बस आपको एग्जांपल दे रहा था कि ऐसा होता है। तो ऐसे हुआ तो फिर बेसिकली उनका डीएलपी पीरियड होता है। तो उसके हम एक वो रिपेयर करवा लेते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो पूरा रिपेयर करवाना पड़ता है। सीमेंट रोड को रिपेयर करना भी बड़ा टास्क होता है बेसिकली, यानी इसीलिए वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इट हैज टू बी डन प्रॉपर्ली। तो रिपेयर करवा लेते हैं। वी चार्ज फाइन आल्सो ऑन सच कॉन्ट्रैक्टर्स अगर ऐसे कुछ हुआ तो। सर, प्रॉपर्टी टैक्स जो है नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैक्सिमम जो इनकम होता है उसमें से एक बड़ा चंक जो है प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। अभी बीच में कुछ खबरें आई थी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके प्रॉपर्टी टैक्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपने सही बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। टाउन प्लानिंग की जो डेवलपमेंट चार्जेस है एंड प्रॉपर्टी टैक्स, दीज आर टू मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर कॉर्पोरेशन। इसमें AIML का यूज करना बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उसको काफी पुश कर रही है कि न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इसी AI और मशीन लर्निंग के यूज़ करते हुए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, जहाँ पे हमने पूरे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इसका हमारा ऑलरेडी जियो रेफरेंसिंग हो गया है, मैंने GIS मैपिंग वगैरह हो चुकी है, वहाँ पे हमने चेकिंग करवाई थी। तो ये आया था कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पूरे सिस्टम से छूट गई है, वो ऐसे कुछ हमें आइडेंटिफाई हुई थी। व्हीकल माउंटेड कैमरा के थ्रू उसका पूरा ये किया जाता है, एंड देन इट इज एनालाइज्ड बैक एंड में उसको ये करते हैं, बैक एंड पे एनालाइज करते हैं यूजिंग AI and ML। तो रीअसेसमेंट के लिए भी कई सारी प्रॉपर्टीज निकली थी जहाँ पे जिसमें हमारे रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि ये वहाँ पे एक तो यूज चेंज हो गया है या फिर एडिशनल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो रीअसेसमेंट के लिए कई प्रॉपर्टीज निकली थी। नई प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी, तो उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा थे। तो वो ये कंसिडर करते हुए अभी पूरी सिटी में हम उसको ये करने वाले हैं, एंड ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 100 करोड़ पर ईयर इतना हमारे सिटी के प्रॉपर्टी टैक्स का इनकम जो है आज जो हम टैप नहीं कर पा रहे हैं वो आइडेंटिफाई होके हमारे पूरे फॉर्मलाइज चेन में आएगा, एंड एवरी ईयर 100 मोर करोड्स वुड बी ये विल बी कलेक्टिंग एज प्रॉपर्टी टैक्स। यस, एंड सिमिलरली चेम्बर कवर्स के बारे में भी एक मुद्दा था कि चेम्बर कवर्स कई सारे टूटे हुए हैं, तो वो भी ऐसे जो व्हीकल माउंटेड कैमरास के थ्रू हम डिटेक्शन कर रहे हैं, एंड दे पिक अप द चेम्बर कवर्स बेसिकली, एंड विच चेम्बर कवर्स आर ब्रोकन, क्या स्थिति है वो एनालाइज किया करके उसको हमें उसका रिपोर्टिंग होता है, एंड इट आल्सो गिव्स द डिटेल कि भाई कहाँ का है, जियो रेफरेंसिंग किया जाता है उसका प्रॉपर्ली कि वहां पे जाके रिपेयर किया जा सके। तो वो भी हम प्रोजेक्ट जो है अभी यहाँ पे सिटी में सिटी वाइड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन वील हैव द एग्जैक्ट नंबर्स कि भाई इट हैज टू बी डन रिपीटेडली, तो वन टाइम एक सर्वे किया जाएगा एंड देन अगेन वील रिपीट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो करके जो टूटे हुए चेम्बर कवर्स है आइडेंटिफाई करके उसको रिपेयर करना, ये भी एक हम AI का यूज करके करने वाले हैं। बीच में कोई खबर आई थी कि 10,000 या 1 लाख समथिंग चेम्बर्स जो है वो नागपुर सिटी में ब्रोकन है, ऐसे कोई नहीं, ये बेसिकली एक क्या था? हाँ, एग्जैक्ट अंदाजित ये है। ये सर्वे करने के बाद ही हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कितना ये हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इसके बारे में PI चल रही है, तो वहाँ पे भी हमें डेटा सबमिट करना है, एंड वंस वी प्रोवाइड अ डेटा विद फोटो एविडेंस तो वो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो वो कर रहे हैं, एंड प्लस
यानी व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विसेज, एआई के थ्रू जो हमारी एक एआई मित्र की संकल्पना है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि अच्छा। जिसको भी एएनएमसी के कोई भी काम के लिए है तो एक वो चैटबॉट वुड बी अवेलेबल एआई मित्र, यानी व्हाटएवर योर क्वेरीज यू कैन आस्क एंड यू विल गेट अ प्रॉपर रिप्लाई, यू विल बी डायरेक्टेड टू वेरियस लिंक्स एंड डिपार्टमेंट्स. So that is now under preparation. उसका प्रॉपर एक बार वो सिस्टम थोड़ा डेवलप होके मैच्योर हो तो उसका हम लॉन्च करेंगे फिर. दूसरा एक सर सबसे आपके अंडर में आने वाला एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है फुटपाथ का. फुटपाथ जो है अपने यहाँ पे फुटपाथ तो बन जाते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट हर जगह पे आप जहाँ जाएंगे वहाँ इंक्रोचमेंट मिलेगा आपको फुटपाथ पे. इसको एक सोशल प्रॉब्लम भी है क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए, कुछ काम नहीं होता है तो वो वहाँ पे कोई दुकान लगा लेते हैं. लेकिन आपने जैसे ब्यूटिफिकेशन किया है वर्धा रोड का जो ब्यूटिफिकेशन किया है वो वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बने हुए हैं. वो साइकिलिंग ट्रैक जहाँ बने हैं इसके स्टॉल्स लगे हैं, फूड स्टॉल्स लगे हैं, बड़े बड़े फूड के ट्रक्स आके लग रहे हैं. तो ये आपने जिन लोगों के लिए बनाया कि लोगों फुटपाथ पे चलेंगे लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे सर? नहीं, एनक्रोचमेंट का आप जैसे बता रहे हैं कि डेफिनेटली एक इशू है. उसको हमें थोड़ा क्या है ना कि उसमें लाइवलीहुड भी इन्वॉल्व है, तो वो एक एंगल रखते हुए भी हमको काम करना पड़ता है कई बार. और लेकिन फुटपाथ पे एनफोर्समेंट करना आवश्यक ही है. उस प्रकार से एनफोर्समेंट कई बार की भी जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली हम वहाँ पे स्टेशनरी टीम्स हर जगह नहीं रख सकते. एक बार एक्शन होती है, हमने कुछ सामान जब्त भी कर लिया, लेकिन बाद में इमीडिएटली वहाँ पे यानी वापस वो जो होते हैं हॉकर्स होते हैं या फिर आप जैसे बता रहे हैं कि गाड़ियाँ वगैरह लग जाती है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमें करना पड़ेगा. इसके लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कुछ उन्होंने ट्रैफिक मार्शल्स जो लिए, होम गार्ड्स लिए हैं, तो जहाँ पे ऐसी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है या फिर वहाँ पे लगना नहीं चाहिए, आवश्यक है ऐसे एरियाज पे, वो वहाँ पे स्टेशनरी टीम्स डिप्यूट कर रहे हैं. तो वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती है. हमारे तरफ से भी हमारा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, उसको हमने अभी स्ट्रेंथन तो किया है बट मच मोर हैज टू बी डन. यानी डेफिनेटली अगर सिटी को हमें डील करना है प्रॉपरली तो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो फुटपाथ की इंक्रोचमेंट निकालेगा, उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. चलने के बारे में जो आपने बताया, तो उसके लिए 2-3 जगह हमें एंगल्स में काम करना पड़ेगा. एक्चुअली फुटपाथ का जो एक इंक्रोचमेंट का तो आपने बता ही दिया कि इन्फोर्समेंट वहाँ पे हमें करनी पड़ेगी. साथ ही साथ वहाँ पे एक तो पहला माइंडसेट ये करना पड़ेगा कि रोड्स आर फॉर पेडेस्ट्रियंस ऑल्सो. Whenever we are making roads, सिर्फ हम कैरेज वे बढ़ाते जा रहे हैं, फुटपाथ की विड्थ कम कर रहे हैं, तो फिर वो लोगों के लिए चलने लायक नहीं रहते हैं. तो वो एक माइंडसेट चेंज जो है अभी धीरे धीरे आ रहा है. सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ फुटपाथ शुड बी सच कि वो पेडेस्ट्रियन के लिए ठीक हो चलने के लिए. हाँ, अगर आपके फुटपाथ ऊपर नीचे है तो वो फिर एक ये होता है कि उसको आप यूज नहीं करना चाह सकते. तो अभी ये सब जो थॉट प्रोसेस है, ये जो प्रिंसिपल्स है, वो सभी हमारे प्लानिंग में भी आ रहे हैं. हम अभी नए जो रास्ते रोड्स बना रहे हैं वहाँ पे फुटपाथ्स जो है हम पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रहे हैं. एक हमने हेल्दी स्ट्रीट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है. जैसे अभी वर्धा रोड का तो हो ही गया है, बस आपने देखा होगा कि वीएनएटी कॉलेज के सामने का जो रास्ता है वहाँ पे किया, तो काफी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स है. वैसे ही अभी हम वेस्ट हाई कोर्ट रोड, ईस्ट हाई कोर्ट रोड और बीच वहाँ के 2-4 रोड जो उसमें हेल्दी स्ट्रीट का हम ये कर रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कितना ज्यादा हो पाए. एल्डरली लोग हो, जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर नॉर्मल ये है पेडेस्ट्रियंस हैं, उनके लिए अच्छे तरीके से वहाँ पे चलने के लिए सुविधा हो. तो वो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. लोगों का माइंडसेट भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि they should prefer the walking on the footpaths. I personally believe that if the footpaths are good, यानी आप वहाँ पे प्रॉपरली चल सकते हैं, तो लोग धीरे धीरे जो 200 मीटर 300 मीटर तक जो जाने के लिए भी आज 2 व्हीलर निकाल रहे हैं या व्हीकल निकाल रहे हैं, वो नहीं निकालेंगे. तो once that change happens, तो लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे अपने आप उसमें बदलेगा शायद. Sir, being a municipal commissioner and administrator of the Nagpur Municipal Corporation, आप ऐसा कौन सा इम्पैक्ट आपका छोड़कर जाना चाहते हैं? जब नागपुर से मैं जाऊंगा तो लोग मुझे इस बात के लिए याद रखेंगे. नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक
ऐसे ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करना है ऐसे ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया भी एजुकेशन के लिए हम कर रहे हैं सक्सेस, ये कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको ये करना है, परिवहन को स्ट्रेंथन करना है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि आगे जो हम अभी क्या है नागपुर में फंड्स काफी सारे आ रहे हैं, तो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज इक्विप्ड टू एब्सॉर्ब दैट काइंड ऑफ फंड्स एंड जो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए उस प्रकार से उसका इम्पैक्ट आना चाहिए उस कामों का, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे मल्टीपल एरियाज में आई वांट टू वर्क एंड दैट इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 years। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया ही फोकस करके काम करना है ऐसे नहीं है सर। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये कितना कठिन होता है कि सारी चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, इतने सारे ऑफिसर्स भी है, उसमें कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते, सबको संभालना, इसके पीछे का जो आपको जो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है वो कैसे करते हैं आप? उसके लिए आप क्या स्पेशली क्या आपकी टैक्स रहते हैं, किस तरीके से करते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको यानी आपने ही बताया कि कई सारे लोग इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, तो सभी को साथ में लेके करना पड़ता है सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसमें डेफिनेटली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम यानी उनकी भी मदद होती है। कुछ हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको साथ में लेके करना पड़ता है। कई बार आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनानी पड़ती है कि जो अच्छा काम कर रहा है उनको सपोर्ट करे, उनको अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनको शील्ड करना पड़ता है। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं तो उन पे कई बार कार्रवाई भी करनी पड़ती है, यानी इट्स अ वेरी अनप्लीजेंट टास्क बट करना पड़ता है कई बार। डॉक्टर चौधरी जो है वो, अगर आपका गुस्सा आता है किसी ऑफिसर्स पे, कोई अगर गलत करता है तो आप उस पे चिल्लाने में विश्वास रखते हैं कि कागज पे कुछ लिखने में विश्वास रखते हैं? मेरा पर्सनली तो ऐसा है कि मैं यूजुअली इनिशियली जो होता है तो नॉर्मली ही कई बार बोल के देखता हूँ कि करो करो करो, अगर नहीं हुआ तो फिर कई बार तो आप उन पर बोल देते हैं कि भाई जल्दी करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ ऑफिसर ऐसे देखे कि वो कुछ बोलते कुछ नहीं है, बस कागज चलाते हैं, तो उसके उन ऑफिसर्स के बारे में बाहर ऐसा बोला जाता है कि यार वो बोलते कुछ नहीं है पर वो कागज बहुत चलाते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, बेसिकली क्या है ना कि कागज चलाना भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप चिल्ला के कुछ, अगर चिल्लाना तो वैसे भी ठीक नहीं है बेसिकली, आप इनिशियली उनसे बात अच्छे से बात करके अगर ये करे तो सही बंदा है तो वो वैसे भी समझ के काम कर लेता है। अगर आपको किसी को मैसेज ही करना है तो आप कई बार बोलते भी है कि भाई क्यों नहीं किया वगैरह, ऐसे आप बोलते हैं। बट मैं पेपर पे लेना मैं अंत में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जितना पॉसिबल है अपने टीम को आप नच करके गाइड, ये थोड़ा सा कई बार स्कोल्ड करके काम करवा सके तो ज्यादा बेटर है। तो आप उन ऑफिसर्स में से है जो ज्यादा प्रेम में विश्वास रखते हैं कि प्रेम से सबको नहीं समझाओ। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। yes. मैंने ऐसे भी ऑफिसर्स देखे हैं जो बस प्रेम से इतना प्यार से इतने अच्छे समझाते हैं कि उनके सामने कोई कुछ गड़बड़ नहीं करता, शांति से काम करते हैं। मुझे लगता है आप उसी में से प्रेम, यानी चिल्लाते तो है ही कई बार, लेकिन ऐसा है कि हर बार आप पेपर पे लेके उसकी हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल देंगे, ये कर देंगे, उसका भी एक लिमिटेशन है। आपको अल्टीमेटली आपकी टीम के साथ ही काम करना है। तो उनको जो बिल्कुल आप नोटोरियस है कि आपको लगता है कि नहीं ये तो आप अनपार्डनेबल है, ऐसी चीज में तो आपको कार्रवाई करनी ही पड़ती है। रिसेंटली आपने जैसे वो मुझे लगता है गार्बेज कलेक्शन वाली जो 2 कंपनीज है उनको आपने कुछ बीच में अल्टीमेटम दिया था। कई बार तो करनी ही पड़ती है, उसमें कोई ये नहीं है। यस। Thank you, Dr. Chaudhary, for joining us at the Hitwad People's Mic. Thank you so much for your valuable time. Thank you for inviting me here. It was a pleasure talking to you. Thank you. पोट्टे काले जैसे टिपिकल कुछ ये है, मैं चलने में क्या कर रहे हैं ऐसे वो टिपिकल रहता है।